हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम ठीक है इंडियाज 12 इनकम टैक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं आईसीए के स्टडी मैट से। सो लेट्स रीड इट। ठीक है, अब ये लिख रहा है कि भाई ठीक है, ये पूरा है। ओके, तो यहाँ पे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं सो देन माइंड प्रिपेयर हो जाए कि क्या है रिक्वायरमेंट है। ओके, सो ये पूछ रहा है एक्सप्लेन एंड शो हाउ ईच ऑफ दीज इवेंट्स वुड अफेक्ट द deferred tax assets or liability in the consolidated balance sheet of X Limited Group as at 31st March 2018। ठीक है, 18 पे कैसे इम्पैक्ट करेगी एज पर इंडियाज एज्यूम द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज 20%। ठीक है, ओके। So, X Limited prepare consolidated financial statement to 31st March each year. During the year ended 31st March 2018, the following events affected the tax position of the group. Y Limited, a wholly owned subsidiary of Y X Limited, made a loss adjusted for tax purpose of 30 lakhs. Okay, Y Limited is unable to utilize this loss against previous tax liability. The Income Tax Act doesn't allow Y Limited to transfer the tax loss to other group companies. However, it allows Y Limited to carry the loss forward and utilize it against the company's future taxable profits. Director of X Limited don't consider that Y Limited will taxable profit in the foreseeable future. तो सबसे पहले गाइज हम सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं कि टैक्स बेस कितना होगा, कैरिंग वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 31 मार्च को हमें सब सारी डिटेल्स दे रखी है और वाई लिमिटेड होली ओन सबसी है। ठीक है, तो वाई लिमिटेड ने क्या हुआ है, लॉस किया है 30 लाख रुपए का, क्या लॉस किया है। ठीक है, टैक्स एडजस्ट होने के बाद लॉस किया है, तो वाई लिमिटेड इज अनेबल टू यूटिलाइज प्रीवियस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मैं वाई लिमिटेड हूँ, ठीक है, और एक्स लिमिटेड की होली इन सब्सटीट्यूट, अगर मैं ऐसे बोलूँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स हो गई पेरेंट, है ना, तो उसने अपनी बुक्स में क्या दिखाया होगा। हम एक्स लिमिट की बुक्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो एक्स लिमिट ने अपनी बुक्स में क्या दिखा रखा होगा इन्वेस्टमेंट में, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन वाई लिमिटेड वो दिखा रहा होगा इन्वेस्टमेंट वाई लिमिटेड। तो 30 लाख का लॉस आया तो 30 लाख माइनस करते हुए दिखाया होगा कैरिंग वैल्यू। ठीक है, और टैक्स बेस कितना रहा होगा, कॉस्ट रहा होगा, जो भी रहा होगा, है ना, तो 30 लाख का डिफरेंस आ रहा होगा। 30 लाख का डिफरेंस आ रहा होगा, है ना, तो 30 लाख का डिफरेंस आ रहा होगा। टैक्स बेस क्या होगा, टैक्स बेस जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन वाई लिमिटेड। ठीक है, एसेट साइड में। ठीक है, एसेट साइड में इसका क्या है आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा 30 लाख माइनस करके, और टैक्स बेस में क्या हो रहा होगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ रही है, तो जो डिफरेंस आएगा वो 30 लाख का आ जाएगा, है ना, डिफरेंस आएगा 30 लाख का आ जाएगा। लेकिन कह क्या रहे आगे कि इनकम टैक्स डजंट अलाउ वाई लिमिटेड ट्रांसफर द टैक्स लॉस टू अदर ग्रुप कंपनीज। ठीक है, और हाउ एवर इट अलाउ एक्स लिमिटेड टू कैरी द लॉस फॉरवर्ड यूटिलाइज अगेंस्ट कंपनीज फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट। लेकिन कंपनी के एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर कह रहे हैं भैया कि कोई उम्मीद ही नहीं है कि वाई लिमिटेड फ्यूचर में टैक्स भरूंगा, फ्यूचर में फोर्सेबल फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट करेगा। अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि वाई लिमिटेड प्रॉफिट करेगा फ्यूचर में, तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो कायदे से हम देखें भाई कि अगर हम दोनों का डिफरेंस 30 लाख है ना, अब ये जो 30 लाख का लॉस है, ठीक है, जो एक्स लिमिटेड का लॉस है 30 लाख का, है ना, अब ये 30 लाख जो है, 30 लाख का फ्यूचर में हम लोग को क्या है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टैक्स के अकॉर्डिंग। हम फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, डीटीए बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डीटीए फ्यूचर में रिवर्स होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग को टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं होगा। टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर, क्योंकि डीटीए मतलब क्या होता है, डीटीए मतलब होता है कि फ्यूचर में हम इतना टैक्स सेव करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में तभी तो टैक्स सेव करेंगे जब टैक्स बनेगा। जब हमारा टैक्स ही नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ लॉसेस, तो टैक्स सेव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो डीटीए रिवर्स होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ बुक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है, बाकी हम पढ़ लेते हैं अब आगे जाके। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ओके, ये लिखा हुआ है आपका, टैक्स लॉस क्रिएट अ पोटेंशियल डेफर्ड टैक्स एसेट्स फॉर द ग्रुप। ग्रुप के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनवाता है, क्योंकि जब कंसोलिडेशन का टाइम आ रहा होता है तो
जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, जो एक दूसरे के ट्रांजेक्शन्स होते हैं सेल परचेज के जो भी होते हैं, ठीक है। और जो भी टैक्स लॉस बनता है वो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट बनाता है पूरी एंटिटी के लिए, क्योंकि वो लॉस एडजस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। सिंस इज कैरिंग अमाउंट इज निल एंड टैक्स बेस जो है वो 30 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब however no tax efforts can be recognized because there is no prospect of being able to reduce the deferred tax liability, reduce the tax liability in the first phase of future as no taxable profit are anticipated, ठीक है। इसलिए कोई डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, ओके। तो कोई डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया। चलते हैं सेकंड के आपके 7th के आपके सेकंड क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है ये? जस्ट बिफोर 31 March 2018 एक्स लिमिटेड कमिटेड इटसेल्फ टू क्लोजिंग अ डिवीजन आफ्टर द ईयर एंड, ओके, मेकिंग अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेजिडेंट। Therefore, X Limited recognized provision for closure cost of 20 लाख in his statement of financial position as of 31 March 2018। प्रोविजन बना दिया, लेकिन एक्स लिमिटेड ने कहा है कि टैक्स रिडक्शन फॉर क्लोजर कॉस्ट ओनली व्हेन क्लोजर एक्चुअली टेक्स प्लेस, एक्चुअल बेसिस पे। In the year ended 31 March 2019, X Limited expect to make a taxable profit which are well in excess of 20 lakhs. On 31 March 2018, X Limited taxable temporary difference from other sources which were greater than 20 lakhs. Okay, taxable temporary difference मतलब DTL की बात कर रहे हैं, ठीक है। DTL है दूसरे सोर्सेज से। अगर आपके पास DTL भी, आपके पास फ्यूचर में प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपका DTL रिवर्स होने के आराम से रिवर्स हो जाएगा। DTL रिवर्स होने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली आप ये देखो कि प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न क्या है, एक लायबिलिटी है। प्रोविज़न क्या है, एक लायबिलिटी है ना। एक्स लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगी, एक लायबिलिटी बनी जाएगी। तो अब उसमें क्या है, 20 लाख की लायबिलिटी खड़ी हो गई है, लेकिन इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में तो ये लायबिलिटी है ही नहीं। इनकम टैक्स कह रहा है कि हम तो इसको डिडक्ट तभी करेंगे जब, डिडक्ट कभी करेंगे इसको एक्सपेंस ऑफ तभी। अब लायबिलिटी कैसे बनी होगी, अगर हम बुक्स में बात करें लायबिलिटी कैसे बनी होगी, P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लोजर कॉस्ट। तो P&L में डिडक्शन अलाउ, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की P&L में डिडक्ट हो गई होगी, लेकिन इनकम टैक्स में ये प्रोविजन नहीं बना होगा, नॉट अलाउड, एक्चुअल बेसिस पर है, तो जीरो आ रहा होगा, ठीक है। जीरो आ रहा होगा तो जो आपका 20 लाख आएगा, 20 लाख जो है वो आपको फ्यूचर में डिडक्शन अलाउ फ्यूचर में इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउ एक्चुअल बेसिस पे। तो तब जाके हमारा डेफर्ड टैक्स हम सेव करेंगे इस पर टैक्स, 20 लाख पे हम लोग डिडक्शन अलाउ करके टैक्स सेव करेंगे, है ना, टैक्स सेव करेंगे। तो कितना % टैक्स सेव करेंगे हम लोग, जो हमें रेट दिया हुआ था, ठीक है, 30% या 20% नीचे ऊपर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 20% का। तो 20 लाख का 20 लाख, ये 20% फ्यूचर में हम टैक्स सेव करेंगे। तो बिकॉज टैक्स सेव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 4 लाख का, है ना। तो यही होगा इसका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, कितना बनेगा, 4 लाख का बनेगा, ठीक है। ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो जाएगा और इस पर बन जाएगा आपका DTA, ठीक है। तो ये हो जाएगा। थर्ड का, सेकंड का हम लोग आंसर पढ़ लेते हैं। Provision creates a potential deferred tax asset for the group since its carrying value 20 lakhs और tax base जो है nil है। Deferred tax can be recognized because X Limited expect to generate taxable profit in excess of 20 lakhs in the year 31st March 2019. The amount of deferred tax assets will be 4 lakh rupees, ठीक है। This asset will be presented a deduction from deferred tax liability caused by taxable temporary differences, larger taxable temporary differences, ठीक है। ये डिडक्ट हो जाएगी deferred tax liability से, ठीक है, जो कि आपके लार्जर टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से आ रही है, ठीक है। ये भी है, ये 2 पॉइंट्स हो गए बेसिकली। एक तो एंटिसिपेट है आपका फ्यूचर में कि 20 लाख से ज़्यादा का होगा, दूसरा हो गया कि आपका जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो जो DTA है वो डिडक्ट हो जाएगा आपके, जो भी आपकी DTL बनेगी उससे, ठीक है। ये भी लिखा है इसमें। अब आता है थर्ड वाला हमारा। थर्ड वाला क्या है हमारा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017 एक्स लिमिटेड कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट विच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया इन द पैराग्राफ 57 ऑफ इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट्स। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज वॉज 16 lakhs, ठीक है। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिगेन टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन 1st April 2018. Letter of X Limited estimate the project would generate economic benefit for 5 years from that date. The development expenditure was fully deductible among taxable profit for the year ended 31st March 2018. Okay. तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे,
ड्यूरिंग द ईयर 2031 मार्च 2017 एक्स लिमिटेड ने कैपिटलाइज कर दिया डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का। तो टोटल अमाउंट कैपिटलाइज जो थी वो 16 लाख थी, तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 16 लाख हो गया। डेवलपमेंट कॉस्ट बिगिन टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट 1 अप्रैल 2018 से बेनिफिट मिलना चालू हो गया। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड एस्टिमेट द प्रोजेक्ट वुड जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर 5 years फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फुली डिडक्टेबल एंड टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ये फुली डिडक्टेबल था, मतलब 100% 31 मार्च को। तो 31 मार्च को पूरा डिडक्ट हमें अवेलेबल हो गया, पूरा डिडक्शन हमें 31 मार्च को अवेल हो गया। लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्निंग तो 16 लाख हमारी लाइबिलिटी खड़ी थी, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स की अर्निंग तो 0 था, पूरा डिडक्शन अवेल हो गया। पूरा डिडक्शन अवेल हो तो फ्यूचर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस 16 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। फ्यूचर में ना तो हमें इसकी डेप्रिसिएशन मिलेगी और फ्यूचर में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा तो डीटीएल बनेगा, और डीटीएल को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस 16 लाख का बनेगा और इस पर आपका 20% से कितना बन जाएगा, 3.2 लाख डीटीएल। ठीक है, तो आंसर पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट विल हैव अ कैरिंग वैल्यू 15,20,000। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट क्या कह रहा है ये, ये कह रहा है कि आपका 31 जनवरी को कैपिटलाइज किया। अच्छा, इसने तो 31 मार्च मतलब 1 साल हो गया ना, तो 1 साल आते आते इसको अमोर्टाइज भी तो करना पड़ेगा। तो 16 लाख, ठीक है, 5 साल तक हमें इसे मिलती रहेगी। ठीक है, इतना हम लोग डिडक्ट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो इतना डिडक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16 लाख डिवाइड बाई 5, 3,20,000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3,20,000। लेकिन इस 3,20,000 पे हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट कब से चालू हो गया है, 1 जनवरी से। मतलब इस पे बेसिकली कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, तो कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे इस पे आंसर में। डेवलपमेंट विल हैव कैरिंग वैल्यू 16 lakhs। ठीक है, 1/5 हो जाएगा और 3 साल, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना जब से चालू हो गया 1 जनवरी 2018 से, तो 1 जनवरी 2018 से 3 महीने के लिए इसमें निकल जाएगी, तो वो 15,20,000 हो जाएगी। और टैक्स बेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। टैक्स बेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 15,20,000 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। जब 15,20,000 का 20% निकाल लेंगे तो वो डिटेल बन जाएगी हमारी, क्योंकि फ्यूचर में वो लोग रिडक्शन नहीं ले सकते। तो 15,20,000 मल्टीप्लाई 20%, 3,04,000 हो जाएगी, और डर डेफिनेटली जो हो जाएगी वो नॉन करेंट एसेट हो जाएगी। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन, मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में है भाई कि 1 अप्रैल 2017 को एक्स लिमिटेड ने बोरो किया है 1 करोड़। कॉस्ट टू एक्स लिमिटेड पेरेंट कंपनी, ठीक है, उसने बोरो किया है 1 करोड़ रुपए। एक्स लिमिटेड द कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग द बोरिंग वॉज 2 lakhs एंड दिस कॉस्ट क्वालिफाइड फॉर अ टैक्स डिडक्शन ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, अच्छी बात है। द लोन वॉज फॉर 3 year पीरियड, नो इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन द लोन बट द अमाउंट रिपेबल ऑन 31 मार्च 2020, मतलब 3 साल बाद, विल बी 1,30,43,800। इसमें इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आ गया, जिस इक्वेट द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है, ये काम की है हमारी। As per income tax, the further taxation of 30,43,000 will be claimable when the loan is repaid on 31 March 2018। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम 2 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, तो कैरिंग अमाउंट निकालना है एज पर इंडेस। तो इस पर इंडेस 109 लग जाएगा। अब 109 लग जाएगा तो भाई हमारा कॉस्ट टू अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी है ये, फाइनेंशियल क्योंकि ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन द फ्यूचर है। ठीक है, तो 9,80,00,000 रुपये है। ठीक है, 9,80,00,000 रुपये आ जाएगा। 9,80,00,000 प्लस इस पर क्या कैलकुलेट होगा, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब इन्होंने कॉस्ट जो भी 10% आया है उस पर कंसिडर कर तो लिया होगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 90 लाख रुपीज़ होगा, तो 9,80,000 रुपये माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपकी टोटल मार्क की कॉस्ट आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो 1 करोड़ ही रहेगा ना। इनकम टैक्स तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट से ये
2 लाख तो वैसे भी डिडक्शन मिल ही गई हम लोगों को। तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लायबिलिटी का डिफरेंस है। ठीक है, डेफिनेटली ये अमाउंट ज़्यादा आने वाला है, 1,07,80,000 रुपये आ जाएगा। तो 7,80,000 का लगभग हमारा कितना आ जाएगा, टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, है ना, टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। और ये कौन सा डिफरेंस आएगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम 1 करोड़ की लायबिलिटी पर टैक्स पे करेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इस पे टैक्स पे नहीं करने वाले, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई हम देखिए फर्दर टैक्स डिडक्शन, अब 30,43,000 पे हम लोग को मिलेगी, लेकिन आगे जाके मिलेगी, पेड बेसिस पे मिलेगी आगे जाके। तो आगे जाके मिलेगी तो आगे जाके टैक्स सेव करेंगे तो क्या बनेगा, डीटीए बनेगा। क्या बनेगा, डीटीए बनेगा, है ना। और इसमें भी क्या बनेगा, आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा, डीटीए बनेगा। क्योंकि अगर हम लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भाई लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हम लोग 1 करोड़ पे टैक्स पे करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 करोड़ पे टैक्स नहीं, सॉरी, मतलब अगर हम देखें तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो करंट अमाउंट है वो ज़्यादा आएगा, आपके टैक्स बेस से ज़्यादा आएगा तो कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब हमें कैरिंग वैल्यू कम करना पड़ता है, लायबिलिटी का कैरिंग वैल्यू कम करना पड़ता है, तो वो कहलाता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, आंसर पढ़ लेते हैं। ठीक है, 7,80,000 आ गया, कैरिंग वैल्यू ऑफ अमाउंट इस क्या आ गया आपका, 1,07,80,000 आ गया, और टैक्स बेस इतना है, तो 7,80,000 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो डीटीए बन जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल आपका डेफर्ड टैक्स कितना बनेगा, 20%, इतना बन जाएगा 1,57,000। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट द नेक्स्ट ईयर दिस एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड डिडक्शन फ्रॉम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये है। ओके, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, PQR Limited, a manufacturing company, prepares CFS to March 31st March each year. During the year ended 31st March 2018, the following events affected the tax position of the group. Explain and show how each of these events would affect the deferred tax assets or liability in a consolidated balance sheet of PQR as of 31st March 2018 as per Ind AS. The rate of corporate income tax is 30%. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमने देख ली कि ये बोल रहा है कि भाई ये 3 इवेंट्स हैं जो मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, इसमें PQR लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है ना, तो उस पर वो कैसे इम्पैक्ट डालेगा। लेट्स रीड आउट। QPR इज होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ PQR। ठीक है, PQR है, उसकी सब्सिडी कौन है, QPR। ठीक है, QPR है, अच्छी बात है। ठीक है, QPR is unable to utilize this loss against previous tax liability. Income tax doesn't allow QPR to transfer the tax loss to other group companies. However, it allows QPR to carry the loss forward and utilize it against the company's future in taxable profit. The director of PQR, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी का डायरेक्टर है, वो कह रहा है डू नॉट कंसिडर दैट QPR विल मेक टैक्सेबल प्रॉफिट इन द फोरफिशियल फ्यूचर। सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं भाई कि जो QPR है उसका लॉस कितना रहा है, 30 लाख का, है ना, उसका लॉस कितना हो रहा है, 30 लाख का। लेकिन हमारा इनकम टैक्स कह रहा है कि इनकम टैक्स में आप ये लॉस का डिडक्शन नहीं ले सकते, तो आपका जीरो बेस हो गया, ये लॉस का डिडक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी एसेट हो गई होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस कहाँ पे जाता है, P&L के, P&L में से रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये लॉस जो है आपका एसेट हो गया, है ना। अब लेकिन आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ अलाउ नहीं हो रहा है, तो टैक्स बेस कितना हो गया, जीरो हो गया। वो कह रहा है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन अभी आपका बेस जीरो होगा, आपकी एसेट जीरो होगी इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है ना। और ये 30 लाख का जो डिफरेंस है, ठीक है, 30 लाख का जो डिफरेंस है, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, इसका डिडक्शन फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या बनेगा, आपका डीटीए बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में आप टैक्स सेव करोगे, जब डिडक्शन मिल जाएगा 30 लाख का, तो फ्यूचर में जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट आप ये एडजस्ट कर सकते हो, 30 लाख माइनस कर सकते हो, और ठीक है, आपका टैक्स सेव होगा, टैक्स सेव होगा तो डीटीए बनेगा। अब डीटीए बन रहा है, इसे बोलते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन दिक्कत अब यहाँ पे ये है कि
डायरेक्टर पीक्यूआर के बोल दिया कि भाई आप टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में नहीं करोगे, क्योंकि आप फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं करोगे तो इसलिए इसका कोई डिटेल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो हम आंसर देख लेते हैं एक बार, एट्थ का आंसर। ठीक है, एट्थ का आंसर ये रहा। Impact on consolidated financials, consolidated balance sheet of PQR Limited Group as of 31st March 2018. The tax laws create a potential deferred tax assets of PQR Limited Group since its carrying value is nil and tax base is 30 lakhs. ठीक है, इसकी जो कैरिंग वैल्यू में nil है और जो टैक्स बेस है वो 30 lakhs है. However, no deferred tax assets can be recognized because there is no prospect for being able to reduce tax liability in a foreseeable future as no taxable profit are anticipated. ठीक है, okay, one second. एट्थ वाला सेकेंड पॉइंट. During the year ended 31st March 2018, the PQR capitalized development cost which satisfy the criteria as per India's 38 intangible assets. The total amount capitalized was 16 lakhs. The development project began to generate economic benefit from 1st January 2018. ठीक है, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो 3 महीने तक तो इसको क्या मोटाइजेशन आ जाएगा. डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड एस्टिमेट द प्रोजेक्ट विल जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर 5 years फ्रॉम दैट डेट. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर फुली डिडक्टेबल एंड टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. जो भी आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो फुली डिडक्टेबल होंगे फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है, तो इसमें टैक्स जो हमें ठीक है जो क्लेम है वो पूरा मिल रहा है 16 लाख का, है ना. लेकिन एक चीज़ है, इसकी कैरिंग वैल्यू में निकालनी पड़ेगी 31st मार्च की. तो 31st मार्च की कैरिंग वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो 16 लाख 1 डिवाइड बाई 5. ठीक है, और 3 महीने 12 महीने, तो ये वैल्यू निकल जाएगी 16 माइनस करके कैरिंग वैल्यू आ जाएगी ये वाली. तो जो भी कैरिंग वैल्यू आएगी और टैक्स बेस क्या रहेगा, टैक्स बेस जो रहेगा वो जीरो रहेगा इंटेंजिबल एसेट्स का. ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग तो ये कैरिंग वैल्यू होगी, टैक्स बेस क्या रहेगा, जीरो रहेगा. क्यों? क्योंकि हमें पूरा डिडक्शन मिल गया 31st मार्च 2018 को. तो भाई अगर हमें पूरा डिडक्शन मिल गया है 31st में तो फ्यूचर में तो हमें टैक्स पे करने होंगे. ठीक है, डिडक्शन फ्यूचर में तो मिलना नहीं है, टैक्स पे करेंगे तो डिटेल बन जाएगा, है ना. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. आंसर पढ़ लेते हैं. डेवलपमेंट कॉस्ट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 15,20,000. ठीक है, यही हुआ है 15,20,000. टैक्स बेस फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट इज नील. Okay, since relevant extension only been claimed, the deferred tax liability will be 50,20,000 multiplied 30%, 4,56,000. All the deferred tax liability is shown as non-current. क्यों? क्योंकि भाई 5 साल बाद हमें ये डिटेल देना पड़ेगा. ठीक है, 5 साल मतलब अमोर्टाइजेशन धीरे धीरे करते जाएंगे और हमारी जो ठीक है अमोर्टाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डिटेल है वो हमारी कम होती जाएगी. ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हो रही है, लॉन्ग टर्म होगी अल्टीमेटली. ठीक है, क्योंकि हमें एक साथ डिडक्शन पहले ही मिल गया तो फ्यूचर में कोई डिडक्शन तो मिलना नहीं है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा, है ना. ओके, सो एट्थ का अभी आ गया. 1 अप्रैल 2017 द PQR borrowed 1 crore. द कॉस्ट टू PQR फॉर अरेंजिंग द बोरिंग कॉस्ट फॉर 2 lakh एंड द कॉस्ट क्वालिफाइज द टैक्सेशन ऑन 1 अप्रैल 2017. ठीक है, 2017 को हमें कॉस्ट 2 लाख का मिल जाएगा. ठीक है, the loan was for 3-year period. No interest was payable on the loan, but the amount repayable on 31st March 2020 will be 1,30,43,800. This equal to effective annual interest of rate of 10% as per income tax act. Further tax reduction of 30,43,000 will be claimable when the loan is repaid on 31st March 2020. ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है आपका 7th वाले का. ठीक है, वही सिमिलर है. सबसे पहले आपको कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी. भाई की कैरिंग वैल्यू क्या आएगी एज एट 31st March 2018. तो 1 करोड़ में से 2 लाख माइनस हो जाएंगे. 9 करोड़ 80 लाख आएंगे, सॉरी 98 लैक्स आएंगे. 98 लैक्स में आपका ये EIR इफेक्टिव दे रखा है तो 10% कैलकुलेट हो जाएगा और आपका 98 लैक्स प्लस होके 9.8 हो जाएगा. ये कितना बचेगा 1.078. ठीक है, और ये आपकी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, लोन की कैरिंग वैल्यू हो जाएगी फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर इंडियाज 109. ठीक है अब लेकिन ये अमोर्टाइजेशन मेथड है. ठीक है, और
लेकिन आपका क्या है कि वो ये कह रहा है कि भाई इनकम टैक्स की कॉनिंग कितनी होगी, 1 करोड़ होगी, तो डिफरेंस कितना रहेगा, 7.8 लाख रहेगा, है ना, 7.8 लाख रहेगा। डिफरेंस आपका कितना रहेगा, 7.8 लाख रहेगा। अब ये क्या है, ये कैसा डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 7,80,000 का हम मान ही नहीं रहे, इनकम टैक्स वाला कह रहा है कि 7,80,000 की लाइबिलिटी नहीं है आपकी। लाइबिलिटी मतलब कोई टैक्स ही नहीं देना आपको, तो वो लाइबिलिटी नहीं मान रहा तो कोई टैक्स ही नहीं देना, है ना, टैक्स ही नहीं देना, तो हमारा क्या हो गया, डीटीए हो गया, टेम्परेरी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो डीटीए हो गया, तो डीटीए बन जाएगा इस पर, कितना बन जाएगा इसका, आपका रेट कितना है, 30% है ना, तो 30% बन जाएगा इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। एक मिनट, बुक्स में हम लोग क्या बना देंगे, डीटीए बना देंगे बुक्स में, ठीक है, बुक्स में क्या बना देंगे, डीटीए बना देंगे। कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन एज ऑफ 31 मार्च 1,07,80,000 रुपये हो गई। द टैक्स पेस ऑफ द लोन इज 1 करोड़, टैक्स डिडक्टेबल टेम्परेरी 7,80,000 एंड पोटेंशियल डेफर्ड टैक्स एज ऑफ 2,03,000, तो 2,34,000 बन जाएगी, ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है हम लोग का, 9th का सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। शो द रिवाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड प्रेजेंट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बतानी है हम लोगों को। Entities finalizing financial statement for the year ended 31st March 2022. Before 31st March 2022, the government announced the tax rate was to be amended from 40% to 45%. जब 31st मार्च से पहले पहले अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, जो टैक्स रेट है वो 45, क्योंकि 31st मार्च से कर दिया तो हम यही वाली मानेंगे 42, ठीक है, फ्रॉम 30 जून 2022 45% वाली लेजिस्लेशन टू अमेंड था, क्योंकि जो डेफर्ड टैक्स वैल्यू होता है वो फ्यूचर के टैक्स रेट से होता है, फ्यूचर के, क्योंकि फ्यूचर में तो हमारी सेविंग और हमें एडिशनल टैक्स पे करना होगा, तो फ्यूचर में जो हुआ, लेकिन वो फ्यूचर में तभी माना जाता है जब आप बैलेंस शीट डेट के पहले पहले के अनाउंस में गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, तो 45% से लगाएंगे, ठीक है। लेजिस्लेशन टू अमेंड द टैक्स रेट हैज नॉट बीन अप्रूव बाय द लेजिस्लेचर, इवन अप्रूव नहीं हुआ तब भी। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी इन इज यूजुअल इन टैक्स जुडिक्शन कंसर्न टू द रिगार्ड एंड अनाउंसमेंट ऑफ अ चेंज इन टैक्स रेट एज हैविंग द सब्सटेंटिव इफेक्ट ऑफ एक्चुअल एनैक्टमेंट, इट्स अ substantively enacted. After performing income tax calculation at the rate of 40%, the entity has the following deferred tax liability and deferred tax balance. ठीक है, 80,000 ये बन रहा है, 60,000 ये बन रहा है। आउट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स 20,000 इंटू टेम्परेरी डिफरेंसेस, ठीक है। दिस डेफर्ड टैक्स एसेट हैज प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई एंड एक्युमुलेटेड इन इक्विटी एज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, ठीक है, ये डेफर्ड टैक्स है 28,000 का ओसीआई में पड़ा हुआ है। The entity reviewed the carrying amount of assets in accordance with para 56 of India's 12 and determined for probable sufficient taxable profit to allow utilization of deferred taxation would be available in the future. ठीक है, अच्छी बात है। So show the revised amount of deferred tax asset and deferred tax liability based on necessary journal entry. ये जो कैलकुलेशन थी वो किस पे थी, 80,000 की, ठीक है, 80,000 की जो कैलकुलेशन थी वो आपकी थी 40% पे, अब किस पे हो जाएगी, 45% पे हो जाएगी। ऐसी 60,000 की जो थी वो 40% पे थी, ये हो जाएगी 45% पे, ठीक है। तो ऐसे करके अमाउंट रिवाइज हो जाएगा, तो क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बढ़ जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स को क्रेडिट कर दोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे, जो डिफरेंस बचेगा उसको पीएनएल में हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। लेकिन ओसीआई की भी तो बात है भाई, पीएनएल में तो आप नहीं कर सकते हो। 28,000 को जो करेंगे, तो इसमें से 80,000 में से क्या करोगे आप, 28,000 अलग से निकाल लोगे, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ना 45% वाला, ये आपका ओसीआई में जाएगा, है ना, ओसीआई में जाएगा ये। तो 28,000 का निकालोगे अलग से 0.4 कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 5% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना जो भी डिफरेंस आएगा 3,500 रुपये का, ये किस में चला जाएगा, ओसीआई में। बाकी जो भी डिफरेंस बचेगा वो चला जाएगा आपका पीएनएल में, ठीक है। बेसिकली 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख का 45% तो 90,000 रुपये आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 80,000 में से पहले से डिडक्ट कर देंगे,
ठीक है, 52,000 रुपीज़ आ जाएगा। 52,000 में आप डिवाइड कर दोगे 0.40 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 0.45 से, तो 58,500 बचेगा, है ना। पहले कितना था? 52,000 था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? DTA बढ़ जाएगा, है ना। आपका क्या बढ़ जाएगा? DTA बढ़ जाएगा, और 2 आ जाएगा, DTL हो जाएगा, ठीक है, और OCI भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, जो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकाला है इन्होंने, कैसे निकाला है? आपको एग्जिस्टिंग टैक्स रेट पर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि DTA तो हमेशा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे कैलकुलेट होता है, 2 लाख रुपए। फिर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऐसे निकाल लिया इन्होंने 40% का डिवाइड बाई करके, है ना। आउट ऑफ डेफर टैक्स बैलेंस 28,000 रिकग्नाइज OCI में, सो डेफर टैक्स P&L वाला कौन सा होगा? 52,000 होगा। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, 52,000 1,30,000 होगा, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना होगा OCI में? 70,000 होगा। ओके, तो डेफर टैक्स एसेट्स कितना बने? प्रीवियसली क्रेडिट टू OCI 70,000 मल्टीप्लाई 45%, 31,500, और प्रीवियसली रिकॉग्नाइज एज इनकम, ठीक है, 58,000। तो टोटल मार्केट डेफर टैक्स एसेट्स इतना हो गया, और लाइबिलिटी कितनी हो गई? इतनी हो गई 67,500। सो नेट एडजस्टमेंट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, जो भी डेफर टैक्स एक्सपेंस को नेट ट्रीटमेंट हुआ वो कितना हुआ? 2,500 रुपये से घट गया। भाई 28,000 था पहले, तो इसमें से 28,000 हटा दोगे, 28,000 हटा दोगे, 3,500 बचेगा, है ना। ऐसे ही 52,000 था, 6,500 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका 1,00,000 कितना था? 60,000, 7,500 हो गया। तो नेट इम्पैक्ट कितना हुआ? कितना हुआ? ये टोटल कितना हो रहा है आपका? 0 6 और 6 10,000 रुपये हो रहा है। तो 2,500 का नेट इम्पैक्ट हुआ कि नहीं डेफर टैक्स एसेट्स का? तो वही लिखा हुआ है कि नेट जो डेफर टैक्स है वो हमारा 2,500 रुपये से बढ़ गया, रिडक्शन नहीं है, 2,500 बढ़ा है, ठीक है। और 3,500 रुपये रिकग्नाइज होगा P&L में, और बाकी जो 1,000 रुपये वो चार्ज हो जाएगा आपका P&L में, ठीक है। तो क्या हुआ? द अमाउंट कैलकुलेटिव फॉलोज 31,000, 3,500, फिर 6,500, 10,000 हो गया, और 2,500 का नेट एडजस्टमेंट आ गया, ठीक है। तो भाई आप ये देखो, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेशन भी ये हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? जो भी आपकी डेफर टैक्स बढ़ी है, डेफर टैक्स एसेट डेबिट टू OCI हो जाएगा, डेफर टैक्स एसेट्स टू डेबिट टू OCI हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आपका डेफर टैक्स एसेट्स, ठीक है, डेफर टैक्स एसेट्स डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। आप क्या कर दोगे? डेफर टैक्स बढ़ाओगे ना, तो डेफर टैक्स एसेट्स डेबिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी भी बढ़ाओगे, डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, और डेफर टैक्स एक्सपेंस जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, तो ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। कंपाउंड अप भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो बात तो वही है, ठीक है। हम 10 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 10 वाला क्वेश्चन 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 सॉरी 10 वाला क्वेश्चन, यस, ये रिक्वायर्ड, इसमें क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेफर टैक्स अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एंटिटी एक्स, आल्सो कैलकुलेट द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन, ठीक है। सो 1 जनवरी 2020 को एंटिटी एच एक्वायर्ड 100% शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी फॉर 15 lakhs, ओके। एच लिमिटेड ने 100% एक्वायर कर लिया 15 लाख रुपए में, भाई साहब बहुत बढ़िया। द बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ दीज आइडेंटिफाइड एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आर सेट आउट बिलो, ओके, together with their assets taxes based in entity X tax jurisdiction. Any goodwill arising on the acquisition is not deductible for tax purpose, okay. This tax rate in the entirety X and Y jurisdiction are 13 और 40%। तो यार ये बात बताओ, हम ला किसकी रहे हैं? एस की ला रहे हैं, तो एस वाली रेट अप्लीकेबल होगी 40% की, जिसकी लाते हो उसका ही दोगे, ठीक है। उसी पे तो डेफर टैक्स एसेट्स लायबिलिटी वेट होगा, तो उसमें 40% तो 40%, ठीक है। बुक वैल्यू हो गई, टैक्स बेस हो गया, फेयर वैल्यू हो गई, हमारा टैक्स बेस खुद ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उसको नेट निकाल लेंगे, नेट निकाल लेंगे। लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल कैश इन बुक अकाउंट पेबल रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है।
हमारी ये कैरिंग वैल्यू है, एक बार ध्यान से सुनिए, ये कैरिंग वैल्यू है, ठीक है। ये टैक्स बेस हो गया। तो नेट एसेट्स कितनी बनी आपकी? 500, 700, 700, 800, 800, 950, ठीक है। 300, 800, 800, 950, 950 प्लस 130 कितना हो गया? 1080 हो गया, है ना। 1080 में से 160 माइनस हो गए तो कितने बचे? 920 बचे, 920 बचे। और ये फेयर वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। 970, 1050, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 970, 80, 150, 130, ठीक है। 1330 माइनस 60 और माइनस 100, ठीक है। 1070 आ गए। ये कितने आ गए? 1070 आ गए, है ना। तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हुई? तो डिफरेंस कितना हो गया? ये कैरिंग वैल्यू हो गई, है ना। तो अब ये क्या है? कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए हमें 170 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? मतलब 170 में से माइनस करना होगा हमें, ठीक है। तो भाई 1000, डिफरेंस कितना आ गया? 920, कितना आ गया? 150 रुपये का डिफरेंस आ गया, है ना। 150 रुपये कम करने पड़ेंगे तो क्या होगा? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया। अब ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया है, ठीक है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया मतलब डीटीएल, वो डीटीए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डीटीए बन जाएगा, है ना। तो भाई 150 का रेट, ठीक है, 40% है, तो कितना डिटेल बन जाएगा आपका? 60 रुपये डिटेल बन जाएगा, ठीक है। 60 रुपये आपका डिटेल बन जाएगा, डीटीए सॉरी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाएगा। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाएगा। मतलब क्योंकि हम इसका डिफरेंस तो मान ही नहीं रहे ना। जब डिफरेंस मान ही नहीं रहे हैं नेट एसेट्स का, तो हम एक्सपेंस भी फ्यूचर में मानेंगे नहीं इसका, ठीक है। हम इसमें एक्सपेंस भी नहीं मानेंगे। सॉरी 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 सॉरी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया 1070 माइनस 920, ठीक है। तो यही आना चाहिए आपका, डीटीए बनना चाहिए। लेट्स रीड इट आउट। डीटीए क्यों बनेगा? डीटीएल बनना चाहिए ना, क्योंकि इतना तो एसेट्स में मान ही रही इनका। एसेट है ना ये, अगर मैं मान ही नहीं रही हूँ कि भाई इतना है, तो फ्यूचर में मैं इतना मना ही कर दूंगी ना क्लेम करने का, तो डीटीएल बनेगा ना। सॉरी माय बैड गाइस, डीटीएल बनेगा इसका, सॉरी सॉरी, ये बन जाएगा आपका डीटीएल, ठीक है। सो लेट्स रीड इट आउट। तो गुडविल कितनी आएगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा लैंड अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू, प्लांट फेयर वैल्यू, इन्वेंट्री फेयर वैल्यू, अकाउंट रिसीवेबल फेयर वैल्यू, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फेयर वैल्यू, टू अकाउंट पेबल 160, टू रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, और आपका टू डीटीएल 60। तो जो भी डिफरेंस होगा बैलेंस शीट में वो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो उसका सबसे पहले तो लोगों ने क्या किया है? कैलकुलेशन नेट एसेट्स एक्वायर्ड एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, टैक्स बेस हो गया, 920 आ गया, फेयर वैल्यू ये आ गया। अब क्या हुआ? कैलकुलेशन डेफर्ड टैक्स अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एंटिटी एस एंड गुडविल, फेयर वैल्यू ऑफ एस एंटीफेलेबल एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग 1070 आ गया, ठीक है। और टैक्स बेस हो गया 920, तो टेम्परेरी डिफरेंस कितना आ गया? 150 आ गया। हम ये कह रहे हैं भाई कि हम तो 920 मान रहे हैं, तुम 170 मान रहे हो, तुम जो एक्स्ट्रा मान रहे हो 150, तुम जो एक्स्ट्रा मान रहे हो 150, वो हम डिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब हम इतना इतना डिडक्शन तुम्हें देंगे नहीं फ्यूचर में, ठीक है। तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो डिटेल हो गया ना, है ना। तो ये डिटेल बन गया 60 रुपये, ठीक है। डिडक्टेबल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया 60 रुपये आ गया। फिर परचेज कंसिडरेशन आ गई 1500 रुपये,
ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ एस आइडेंटिफाइड 170 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो आपकी जो गुडविल हो जाएगी, मतलब अगर हम एंट्री भी करेंगे ना तो जो डिफरेंस है 490 आने वाला है। ठीक है, उन्होंने ऐसे करके निकाल दिया है, वो चीज़ अलग है, ऐसे भी 490 आने वाला है। ठीक है। सिंस टैक्स बेस ऑफ गुडविल इज नील, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 4 लाख नजर अराइजेस ऑन गुडविल, हाउएवर नो डेफर्ड टैक्स इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन गुडविल। क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं होगा गुडविल पे, इसलिए डेफर्ड टैक्स ऑन अदर टेम्परेरी डिफरेंस अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन इज प्रोवाइडेड 40% नॉट 30%। जो भी दूसरे टेम्परेरी डिफरेंस है वो 40% पे होंगे, 30% पे नहीं होंगे, बिकॉज टैक्सेस विल बी पेबल इक्वल एंटिटीज एस एस की जो टैक्सेबल के लिए एक्स टैक्स रिडक्शन में द कंपनी डिफरेंस विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।